इंडियन आइडल में आप आने के बाद जो आपकी लाइफ है वो कैसे चेंज हुई और वहाँ से आपने क्या क्या सीखा है? अलग दुनिया होता है रियलिटी शो का, लेकिन जब रियलिटी शो खत्म हो जाएगा ना तो अपना रियलिटी शुरू हो जाता है। आपका और ऋचा जी का वो एक गाना है, मेरे मौला करम ओ करम। करम हो करम मेरे मौला। डिवोशनल म्यूजिक में बचपन से ही गाती थी। हारमोनियम तबला कहीं से सुना तो लगता था कि भजन आ रहा है, गाना आ रहा है। निर्गुण न्यारे तुमरे बिन हमरा। इतने सारे रियलिटी शोज हो चुके हैं, कुछ सिंगर्स को तुरंत काम मिल जाता है, लेकिन कुछ है जो जीत भी जाते हैं लेकिन फिर भी उनको काम रिलेटिवली कम मिलता है। रियलिटी शो में कोई भी रियलिटी नहीं होता है, और वो जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है ये तो अपना लक ही है। रियलिटी शो में जाके मेरे को बाद में पॉपुलैरिटी मिलेगी और पूरा इंडस्ट्री मेरे को संभालेगा, ये गलत है। लाल छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल। कमेंट में भी पूछते हैं आपकी आंखों के बारे में। बहुत लोग कह रहे हैं आपका ऑपरेशन हो चुका है, आप देख पाती हैं। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। तो मेनका जी, आपको तो वैसे कौन नहीं जानता है, जितने भी लोग सिंगिंग शोज़ देखते हैं या सिंगिंग पसंद करते हैं, म्यूज़िक पसंद करते हैं, वो सब तो आपको जानते ही हैं, तो आपको किसी इंट्रोडक्शन की ऐसी ज़रूरत नहीं है। बट आपका इंडियन आइडल का जो सफ़र है, लोग उसी से आपको ज़्यादा जानते हैं, तो वो आपका सफ़र कैसा रहा है? बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज़ इंडियन आइडल में जब मैं गई थी उससे एक पहचान मिली और सबके साथ कनेक्ट हो गई मैं। इससे ज़्यादा एक आर्टिस्ट के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। और आइडल के दौरान बहुत सारा प्यार मिला, पॉपुलैरिटी मिला, और सबके तरफ से एक आशीर्वाद मिली है। सो ये तो बहुत बड़ी बात होता है मेरे लिए। या सो आइडल के वक्त ही आप मुंबई आई थी या उससे पहले मुंबई में रहते थे? नहीं, मैं उससे पहले भी थी मुंबई में ही जी। मैं स्टडी कर रही थी म्यूज़िक के ऊपर। सो आइडल से पहले भी मैं मुंबई में थी, अभी भी हूँ इधर ही। सो आप कितने समय से मुंबई में रह रहे हो? मैं तो कोविड-19 से पहले भी मुंबई में ही थी। और आप क्या सीख रहे थे एग्जैक्टली? मैं म्यूज़िक सीख रही थी, हिंदुस्तानी क्लासिकल। और आइडल से जब कोविड-19 आ गया तो फिर मैं अपने होम टाउन चली गई। तो उसके बाद जब उससे पहले क्या हुआ था कि जी सारेगामापा जीटीवी से आता है, करेक्ट, उसमें कंपटीशन में गई थी। उसके बाद मैं मुंबई में रहना शुरू किया मैंने। ओके। तो कोविड-19 आ गया, फिर मैं अपने होम टाउन गई। उसके बाद जब आइडल आया, आइडल से कुछ समय पहले थी मैं इधर कुछ रिसर्च के लिए, आइडल, इंडियन आइडल और सब म्यूज़िक के लिए। जी। तो उसके बाद मैं आइडल में आ गई और आइडल से अभी कंटिन्यू मुंबई में ही हूँ। सो आपने कहा आप सारेगामापा में भी गई थी, तो उसमें आपको हमने देखा नहीं है, उसकी जर्नी कैसे रही? ये तो बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। कौन से साल में थी आप वहाँ पे? मेरे ख्याल में ये तो 17-18 में था, और अच्छा। मैं बहुत छोटी थी। ओके। जस्ट 17-18 ईयर्स की ही थी मैं उस समय। सो आप कौन से राउंड तक पहुँची थी वहाँ पे? मैं वहाँ पर टॉप 11 तक पहुँची थी। टॉप 11 तक? हाँ। उसमें वही मैं उस समय में ही हिंदी गाना सीखना मैंने चालू किया था। और अच्छा। गाया तो बचपन से ही, लेकिन उस समय और ज़्यादा सुनने को मैंने शुरू किया था। तो उस समय आई थी मैं सारेगामापा में। कई लोगों ने याद किया है, कई लोगों भूल गए हैं, कोविड-19 से सब कुछ गड़बड़ हो गया ना, इसलिए। सो इंडियन आइडल में जब आप आई थी, सबको ही आपका जो आइकॉनिक जो गाने हैं जो आपने गाए थे, आपने ओ पालन हारे गाया था वहाँ पे, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, और उसके बाद से लोग आपके फ़ैन हो गए हैं। सो क्या हम ओ पालन हारे फिर से आपके मुँह से सुन सकते हैं? ज़रूर। ओ पालन हारे निर्गुण न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन
कोनो नहीं, तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। इसके आगे जो कुछ लाइन्स है जहाँ पे मुझे अभी भी याद है, मैंने वो मल्टीपल टाइम्स देखा है जो श्रेया घोषाल जी भी उस वक्त रो दी थी, उसके पैराग्राफ से शायद वो, चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इसे तारे, भगवन ये जीवन तुम ही ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। बहुत ही खूबसूरत लगता है जब भी मैं इसको सुनता हूँ। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको कहा, मैंने मल्टीपल टाइम्स वो वीडियो देखा है, एंड जब भी ऐसा लगता है यार कुछ वो गाना सुनने का मन करता है, मैं पहले आपका वर्जन सुनता हूँ, फिर जो है वो ओरिजिनल जो गाना है लगान का उसके बाद वो सुनता हूँ। लेकिन एक जो चीज़ जो उसमें कमेंट्स में भी मैं जा रहा था, बहुत लोग जो कहते हैं आपके गले में जो कहते हैं वो सरस्वती माँ का वास है, ऐसा कहते हैं, और एक बहुत ही इमोशनल टच है आपकी आवाज़ में। सो ये इसके लिए आप क्या मेहनत करती हैं, या आप उसको जानबूझ के करती हैं कि ये नेचुरल है आपके लिए? ये नेचुरल है, जानबूझ के है, ये तो मुझे भी पता नहीं है। और मेहनत तो डेफिनेटली करना पड़ता है एक म्यूजिशियन को, एक सिंगर, एक जो गाना गाते हैं, जो जिसको म्यूज़िक के ऊपर इतना श्रद्धा है, तो मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। करेक्ट। सो मेहनत तो हमारा कैसा है ना कि राइट हैंड है, तो मेहनत तो बहुत ही ज़रूरी होता है। सो आपने सिंगिंग जो है वो कहाँ से सीखी है, और अब आप क्या सीखती हैं? मैं बचपन से ही गाना गा रही हूँ, और मेरे गुरुजी हैं अनिल फागू सर जी, उनके साथ मैंने बचपन से ही सीखा म्यूज़िक जी। और मैं नेपाल से हूँ ओरिजिनल जी, और नेपाल में ही मैंने बचपन से अपना सिंगिंग करियर शुरू किया एक हॉस्टल में जी। और उसके बाद जब अपना करियर को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सोचा, तो क्लास 10 के बाद मैं सिर्जना कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स जो काठमांडू में रहता है, उसके लिए मैंने 2 साल के लिए +2 के लिए 11th-12th ज्वाइन किया। और उसके बाद भी बैचलर मैंने इधर इंडिया में ही सब आके फिर से 11th-12th यहीं से पढ़ रही हूँ, और बैचलर अभी चल रहा है म्यूज़िक में। और प्राइवेट अर्घा चक्रवर्ती जिससे मैं क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीखती हूँ, और कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक भी मैं सीख रही हूँ। डॉक्टर वंदना मैम हैं जो तिरुपति से हैं, उनसे गाइडेंस मिल रहा है। और राहुल सर जो बेंगलोर में रहते हैं, कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक, राहुल रविंद्रन सर, उनके साथ मैं कर्नाटिक सीखती हूँ। और अर्घा चक्रवर्ती जी से हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख रही हूँ, और अपना एकेडमिक भी चल रहा है। सो ये जो आप इतने सारे वैरायटी ऑफ म्यूज़िक सीख रही हैं जी, इसका आपको मोटिवेशन कहाँ से आया कि ये सब चीज़ सीखनी चाहिए? मेरा अगर मैं बोलूँ तो मोटिवेशन सच में मेरी आइडल एकदम मैं मानूँ तो, सच मेरे दिल की बात मैं बताऊँ तो, जब मैं
डिवोशनल म्यूज़िक में बचपन से ही गाती थी और बहुत सारा डिवोशनल सॉन्ग्स बचपन से हारमोनियम बजा के, जो भी अगर मेरे को हारमोनियम तबला कहीं से सुना तो लगता था कि भजन आ रहा है, गाना आ रहा है। साईं बाबा की भजन बहुत गाया बचपन से। और जब मैं अपने पुट्टपर्ती प्रशांति निलयम में प्रशांति निलयम से जब एक लाइव सेशन आता है हर मॉर्निंग इवनिंग टाइम में, वहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग में भजन होता है, स्वामी का भजन होता है। और मुझे लगता है 2019 से ये लाइव शुरू किया प्रशांति निलयम से। तो जब मैंने वहाँ पर सुना रोज़, उससे पहले भी मैंने यूट्यूब में तो बहुत सुना था और लगता था कि बाप रे क्या गाते हैं, किस डिवोशन के साथ गाते हैं। तो जब मैं मॉर्निंग इवनिंग कंटिन्यू रोज़ में लाइव सुनना मैंने शुरू किया, तब मेरे को लगा कि करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमको सच में गाना है तो सीखना पड़ेगा। तो मेरी आइडल पुट्टपर्ती में प्रशांति निलयम के अपने सिंगर्स जो हैं, साई कुलवंत हल में रोज़ मॉर्निंग इवनिंग भजन गाते हैं, वही मेरी म्यूज़िक की आइडल हैं जी। और इंडिया में भी इतने सारे जो सिंगर्स हैं आके जा चुके हैं, उनमें से आपके आइडल कौन है? हाँ जी, इंडिया में तो पूरा इंडिया में ही है। पुट्टपर्ती आंध्र प्रदेश में रहता है प्रशांति निलयम, आंध्र प्रदेश में है ये जी। और तो वहाँ पर जब मैं सुनती हूँ ना, लगता है कि कुछ म्यूज़िक, सच में म्यूज़िक ये है। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो पुराने सिंगर्स की बात करूँ, न्यू सिंगर्स की बात करूँ तो मेरी आइडल लता मंगेशकर जी हैं। और उनको मैं बचपन से ही सुन रही हूँ और उनका गाना गा रही हूँ। इंडियन आइडल में भी ज़्यादातर गाना उनका ही गाया था मैंने जी। इंडियन आइडल की बात और करते हैं। इंडियन आइडल में आप आने के बाद जो आपकी लाइफ है वो कैसे चेंज हुई और वहाँ से आपने क्या क्या सीखा है? सीखने के लिए तो रियलिटी शो कैसा होता है, रियलिटी शो में जाके हमको सबसे बड़ी बात तो सीखना तो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है म्यूज़िक। करेक्ट। ज़िंदगी भर म्यूज़िक को सीखना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, उसके लिए अपना बनाना पड़ता है। बट आइडल से सीखने को तो गाना ही सीखने को मिलता है। जो वहाँ पर गाना गाना पड़ता है उसको सीख के पूरा तैयारी करके गाना पड़ता है। उसके अलावा कोई मेंटर होते हैं जो कि आपको सिखाते हैं, या गाने के अलावा कुछ और ट्रेनिंग मिलती है? हाँ, वहाँ पर अपने मंगल सर और धर्मेश सर और नीरज कालकर सर इंडियन आइडल में मेंटर्स हमारे थे वहाँ पर जी। तो उनके साथ आइडल में रहकर बैठकर आइडल से जब शूटिंग होता है उसके बाद जो दिन बचा होता है ना, तो बचे हुए दिन हम उनके साथ ये सब करते थे। उसे आपको गाने की ही तैयारी करवाते हैं या फिर वो आपको गाने की तैयारी ही होती है, या अलग कोई ट्रेनिंग देते हैं कि कुछ और तरह अलग ट्रेनिंग नहीं, जो गाने के ऊपर ही उनका ट्रेनिंग रहता है। सो वो क्या फीडबैक देते हैं आपको गाने के ऊपर? हाँ, अगर कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, कोई कुछ है, तो हमारे टाइम में तो नीरज सर और धर्मेश सर और मंगल सर थे जी। और सबसे बड़ी बात तो प्रशांति निलयम से मुझे बहुत हेल्प मिली है इंडियन आइडल के दौरान भी, वहीं से मेरे को गाइडेंस मिला है। तो मुझे सब ने सपोर्ट किया, सब ने हेल्प किया। तो आइडल की जर्नी में सीखने को तो सब कंटेस्टेंट को देख के मज़ा आता है। और हर जनरे के लोग वहाँ पर होते हैं ना, वेस्टर्न, क्लासिकल, तो ये अलग दुनिया होता है रियलिटी शो का। करेक्ट है। हाँ। आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि आइडल में जाके ये सब होगा, लेकिन कुछ आपके एक्सपेक्टेशन जो है वहाँ पे नहीं सेट हुई? मेरा क्या था कि मेरा हमेशा प्रे यही था कि मेरे को गाना गाना है। करेक्ट। और मैं कुछ नहीं जानती हूँ, अभी भी मेरे को गाना गाना है और मैं कुछ नहीं जानती हूँ। हमेशा मैं वही बोल के ही गई थी। सबके सामने आइडल ने एक पॉपुलैरिटी दे दिया, एक पहचान दे दी। कभी ऐसा हुआ है आपका जो कंटेस्टेंट्स होते हैं बाकी कुछ कंटेस्टेंट्स जो होते हैं वो हमें सपोर्ट भी करते हैं, कुछ कंटेस्टेंट होते हैं जो हमको एनवी भी करते हैं कि कोई हमसे अच्छा गाता है, तो
तो ऐसा कभी पॉलिटिक्स आपको देखने मिला इंडियन आइडल में? नहीं, वो सब मैं नहीं जानती हूँ। और हमारे समय जो भी कंटेस्टेंट्स वहाँ पे थे सब अच्छे थे। हाँ। और सबसे ज़्यादा आप किसके ज़्यादा क्लोज थी? कौन आपको ज़्यादा हेल्प करता था? हेल्प सब लोग किए मेरे को। जब हम टॉप 15 में आ गए थे ना, तो टॉप 15 कंटेस्टेंट्स हम सब साथ में रहते थे एक ही होटल में, और सब लोग साथ में रियाज करते थे, साथ में बातें करते थे, सबको साथ में सुनते थे हम जी। तो सबके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। हम तो इंडियन आइडल वैसे हर हफ्ते भर में एक एपिसोड आता था उसका, तो वो वैसे देखते थे, लेकिन आपके यहाँ शूट भी ऐसे ही होता है कि हफ्ते में एक ही बार शूट होगा, या फिर आपको रियाज के लिए कितना समय मिलता था? हाँ, हफ्ते में एक ही बार शूट होता है। हफ्ते में एक ही बार शूट होता है, और अंदर जो 2-3 दिन खाली फ्री टाइम रहता है ना, तो उस समय में रियाज होता है। अच्छा। एलिमिनेशन जो आपका हुआ, उसमें आपको क्या लगता है इंडियन आइडल में, क्योंकि बहुत लोग तो यही कहते हैं कि आप एक जो फाइनलिस्ट जो कैंडिडेट हैं उनमें आपका भी टॉप 3 में नाम आना चाहिए था, तो देखिए मैं एक तो जब रियलिटी शो में मैं गई थी जी, तो मैं कोई कंपटीशन के लिए नहीं गई थी जी, और मैं गाना गाने के लिए गई थी। जो भी मेरे को सुनेंगे और मेरे जो भी फैंस होंगे मैं उनके लिए गई थी जी। मैं कंपटीशन करने के लिए नहीं गई थी। जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारा प्रे किया वो उनका आशीर्वाद है जी। वो उनका ब्लेसिंग्स है, और उनके साइड से बहुत सारा प्रेयर्स है मेरे लिए, तो उनको तो लगता ही है। बट अपना लक में और अपना सब कुछ ये डिपेंड करता है जी। और मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि कोई भी काम होने के लिए, कोई भी काम बनने के लिए, कोई भी काम हाथ में आने के लिए एक राइट टाइम ज़रूर होना चाहिए जी। और उस राइट टाइम में जो होगा और लोगों को जितना मिलना है उतना मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा। ये मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। और जो भी हुआ मेरे लिए जी। अभी तक कोई लोग तो जिसने ऑडिशन ही देखा है ना इतना मज़ा आ रहा है बोलने में कि सिर्फ ऑडिशन देखा है, उनको लगता है कि मैं ही हूँ आइडल की विनर। तो रोज़ मैं इधर उधर करती रहती हूँ, फ्लाइट ये वो प्रोग्राम में चलती हूँ, कहीं भी ओ आप तो आइडल है ना, विनर है ना जी ऐसे करके पूछते हैं। तो ये सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है और मेरा भी वही था। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है क्योंकि रियलिटी शो हर साल आता है जी। ओके, और हर साल अलग अलग सिंगर्स आते हैं जी। लेकिन हमने कितना मेहनत किया और हमारे फैंस ने हमको कितना सपोर्ट किया जी। हमारे फैंस हमको रियलिटी शो में ही सपोर्ट करेंगे या उससे बाहर निकलने के बाद भी हमको सपोर्ट करेंगे। और हम जो सिंगर्स लोग हैं, जो गाने वाले लोग हैं, हम रियलिटी शो में ही उसमें डिपेंड रहेंगे या बाहर आके भी हम कुछ करेंगे अपने फैंस के लिए। ये बहुत बड़ी बात होता है। इसीलिए रियलिटी शो एक ऐसा चीज़ है, एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब रियलिटी शो ख़त्म हो जाएगा ना तो अपना रियलिटी शुरू हो जाता है। Exactly. इसीलिए पूरा रियलिटी शो के ऊपर ऐसा डिपेंड नहीं हूँ मैं इसमें डिपेंड हूँ कि रियलिटी शो से बाहर निकलने के बाद मैं अपना फैंस लोगों के साथ और ज़्यादा रियलिटी बढ़ाना चाहती हूँ, इंगेज होना चाहती हूँ। तो मेरा मानना यही है, जब रियलिटी शो ख़त्म हो जाएगा तब एक सिंगर का असलियत और रियलिटी बाहर निकल आता है। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने। उसके बाद है ना, सिर्फ सिंगर की ही असलियत नहीं, जो फैंस हैं उनकी भी असलियत जो है वो निकल के आती है, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं उसके बाद। लेकिन आपके केस में मैंने देखा है कि आपके बहुत सारे फैंस हैं इंस्टाग्राम पे वगैरह, आपको बहुत ही करते हैं। मेरा सच में बोलूँ तो रियलिटी शो से बाहर आने के बाद फॉलोअर्स बढ़ गया जी। और ये भी लोगों को पता नहीं था कि मैं हर सोशल मीडिया ये सब मैं ही हैंडल करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ, मेरा वो आईडी मेरा ही है जी। तो लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न, हाँ डाउट था, कन्फ्यूज़न था। तो जब मैंने अपना वीडियोस वगैरह कंटिन्यू स्टार्ट किया रखना वहाँ पे, तो फॉलोअर्स बढ़ गया है। और रियलिटी शो के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है।
तो इतना मैं खुश हूँ। इससे पहले मैं एक बात बताऊँ आपको जी। रियलिटी शो में, इंडियन आइडल में जाने से पहले जी कहीं सारे कंट्री से मेरे लिए बहुत सारा प्रेयर्स, बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिल गया था, क्योंकि मैंने प्रशांति निलयम में पुट्टपर्ती में अपने साईं बाबा के लिए एक भजन गाया था, महादेवा महेश्वरा, जब मैं फर्स्ट टाइम पुट्टपर्ती गई थी। तो उस वीडियो रियलिटी शो से ही पहले, इंडियन आइडल से पहले बाहर रिलीज़ हो गया था। अच्छा। सत्य साई मीडिया सेंटर के थ्रू। तो जितने भी साईं बाबा को मानते हैं वर्ल्ड में, दुनिया में कितने सारे लोग हैं, वो लोग तो मेरे को पहले ही एक पॉपुलैरिटी मिल गया था। करेक्ट। तो वो लोग मेरे को पहले से ही एक ब्लेसिंग सब लोग वो कर रहे थे, विश कर रहे थे जी। तो जब मैं इंडियन आइडल में आई तो बाहर का सर्कल भी मुझे मिला। तो रियलिटी शो ने एक ऊंचाई दे दी है। अब उसको हम कैसे हैंडल करना है और पब्लिक हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे, रियलिटी शो के बाद पता चलता है। करेक्ट। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो इससे ना इंडियन आइडल की बात करें तो हमेशा मुझे ना आपका और ऋचा जी का वो एक गाना है मेरे मौला करम ओ करम, तो क्या हम वो सुन सकते हैं आपकी आवाज़ में? जी बिल्कुल। मेरे मौला करम हो करम, 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 तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बहुत ही खूब। मैं जब भी उस वक्त तो आप ऋचा जी के साथ गा रहे थे, बट मैं जो आपका बीट है ना, मैं ऋचा जी के बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन आपका जो बीट है वो मैं बार बार सुन रहा था उसको, क्योंकि जो इंटेंसिटी है आपकी आवाज़ में, उसमें वो गाना सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आप जैसे कह रहे थे ना, एक जो सिंगर होता है उसको प्लेटफॉर्म देता है कोई भी जो सिंगिंग जो शो होता है वो, लेकिन उसके बाद जो जर्नी होती है वो हमको खुद को ही तय करनी होती है। बिल्कुल। जो कंटेस्टेंट होता है उसको अगर एक शो से बहुत ज़्यादा हाई मिल गया है, लेकिन वो हाई को मेंटेन करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और उसको बहुत वेरी डिफ़िकल्ट। यस। सो उसके लिए आप अभी क्या मेहनत कर रही हैं ताकि वो आप चीज़ें अचीव करती रहें? मेरा जब मैं इंडियन आइडल में थी जी, उस समय एक मूवी आया था सलार। जी करेक्ट। और उस सलार में मेरे को एक बहुत अच्छा ब्रेक मिल गया था। रवि बसरूर सर ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दे दिया था जी। उस सलार का हिंदी वर्जन मुझे गाने को चांस मिल गया जी। और उसके बाद अभी मेरा बीच में आई सर्जरी हो गया, दांत का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था जी। तो इसमें थोड़ा ब्रेक ले लिया मैंने। और कर्मा मीट्स किस्मत एक मूवी, बहुत ही प्यारा सा मूवी अभी आने वाला है जी। उस कर्मा मीट्स किस्मत में मैंने 2 गाना गाया है। ओके। एक लोरी है बहुत प्यारा सा, और एक रोमांटिक सॉन्ग है, क्लाइमेट ऐसा बनाया है, और मूवी भी बहुत प्यारा है जी। उसमें अमान खान और नुपुर शर्मा अच्छा। दोनों ने लीड किया है। ओके। और ये मूवी जल्दी आने वाली है, और इसका गाना आई एम श्योर सलार के बाद ये मूवी का गाना बहुत ही अच्छे से बाहर निकल आने वाला है जी। और रिलीज़ होने वाली है। अपने फैंस के लिए ये बहुत ही मतलब एक खुशखबर है ना। सो उसमें से हम क्या सुन सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं सुन सकते हैं हम, बिकॉज़ ये तो सरप्राइज़ है जी। और
उसको छोड़ के बाकी अपने साई फैमिली के लिए भी हम काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है भक्ति टू ब्लिस, जो भक्ति में पहुंचने के लिए 9 मार्ग होता है, उसका जो लास्ट है, अंतिम है, वो आत्मनिवेदनम। उसमें टोटल 12 भजन हैं। वो सब पूरा एल्बम 9th वॉल्यूम, इसमें 9 वॉल्यूम है, उसका 9th वॉल्यूम पूरा एल्बम मैं गा रही हूँ और इसका नवंबर में इसका रिलीज़ है। भक्ति टू ब्लिस डिवोशनल एल्बम हो गया। और एक बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट हो रहा है, वो तो बाद में पता चलेगा, नहीं बताएंगी। एकदम प्यारा सा प्रोजेक्ट है, वो सुन के सब लोग खुश भी हो जाएंगे। और बिल्कुल इसके लिए और मैं अपनी तरफ से मेहनत तो कर ही रही हूँ, जो करना पड़ता है एक सिंगर को। और कर्मा मीट्स किस्मत के बारे में बहुत पहले से ही ये आ रहा है बात कि आ रहा है, हम वेटिंग करवा रहे हैं अपने फैंस को। लेकिन जब ये बाहर आएगा एकदम प्यारा सा आएगा, सो आने वाला है। जी तो हम इंतज़ार तो ज़रूर करेंगे। एकदम करना पड़ेगा, अभी ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है। और एक गाना ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है कर्मा मीट्स किस्मत के लिए जी। और लोरी भी थोड़ा सा रिकॉर्ड करना बाकी है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लोरी भी है उसमें। आप सालार फिल्म से जो गाना है वो हमने सुना है, तो क्या हम फिर से सुन सकते हैं आपकी आवाज़ में? सूरज ही छाँव बन के आया है आज तन के, उसका साया ढाल बन के साथ ना छोड़े, ऐसी ताकत जिसके आगे मौत दम तोड़े, हर एक लम्हा हिफाजत ज़मीं से है फलक तक, उसके आँखें बाज जैसे हर तरफ देखे, है अकेला फौज जैसा वार ना चूके। बहुत ही प्यारा गाना है और सबने इतना पसंद किया ये गाना को, और व्यूज़ भी बहुत अच्छा मिल गया है जी। और स्पेशल थैंक यू सो मच कि सलार के ऑल टीम को कि जिसने मेरे को इतना बड़ा ब्रेक दिया है। और उसके बाद दूसरा मूवी की तैयारी हो रही है जी, रिलीज़, ये सब रिलीज़ की तैयारी हो रही है कर्मा मीट्स किस्मत के लिए जी। ज़रूर हम वेट करेंगे उसका। एक और चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो टॉपिक पे बहुत लोग आपको कमेंट में भी पूछते हैं आपकी आँखों के बारे में जी। तो उसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है कि बहुत लोग कह रहे हैं आपका ऑपरेशन हो चुका है, आप देख पाती हैं, और बहुत सारे जो है मिसकंसेप्शंस फैल रहे हैं, तो उनके आप क्या बताना चाहती हैं? ये आँख जो है जी, इंडियन आइडल में मैं ब्लैक चश्मा पहन के गई थी जी। ऑपरेशन मैंने ज़रूर किया है जी, बट ये दिखने के लिए नहीं है। ये मेरी एक इच्छा थी कि मेरा आइज़ भी नॉर्मल लोगों की तरह बनाऊं जी। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो ब्लाइंड लोग होते हैं, सच में अभी हम बात कर ही रहे हैं तो एक रियलिटी है ये। जो ब्लाइंड लोग होते हैं, किसी किसी का आइज़ अच्छा रहता है और ज़्यादातर लोगों का आइज़ कैसा रहता है ना, वाइट रहता है जी। आपने कितना याद किया है उसके ऊपर, कितना स्टडी किया है और कितना देखा है लोगों को। तो क्या होता है, सब लोग डर जाते हैं, स्पेशली बच्चे लोग, इतना छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं ना जी, वो लोग डर जाता है आइज़ देखकर। अगर चश्मा नहीं पहनो तो सामने कोई बच्चा आ गया तो उसका आइज़ देखकर ही बच्चा डरेगा, क्योंकि वाइट रहता है और बहुत बड़ा जैसा आइज़ रहता है ना जी। सो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं था बचपन से ही, और मैं सोच भी रही थी कि हम कभी मैं मेरी एक फ्रेंड के साथ मैं बात भी करती थी कि अरे यार, ये आइज़ का थोड़ा सा भी किया जाए ना तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, एक लुक्स भी बहुत चेंज होता है जी। तो मैं प्रे भी बहुत कर रही थी और इसके ऊपर इतना तो ध्यान नहीं दिया था मैंने, जस्ट मैं सोच रही थी कि ऐसा हो जाए कि नॉर्मल लोगों के जैसा करना है। बिकॉज़ मैं घर में बैठती थी तो कोई भी गेस्ट आ गए घर में, चश्मा पहनो, बाहर निकलो चश्मा पहनो,
क्योंकि सब लोग पूछेंगे ना, अगर चश्मा नहीं पहना तो वाइट देख के बच्चे नहीं अपने सामान के लोग भी अरे आइज तो ऐसा है बोलेंगे। मेरे को तो इतना ज़्यादा तो नहीं बोला है, बिकॉज मैं कभी चश्मा नहीं छोड़ती। मैंने दूसरे लोगों की ये दुर्दशा देखकर मैंने कभी चश्मा नहीं खोली हूँ, कभी भी नहीं छोड़ा मैंने चश्मा। तो क्या था कि कभी कभी दोस्तों के साथ क्या हुआ कि बच्चे लोग तो बोलते कि ओह माय गॉड भूत इतना दुर्दशा मैंने देखा है और मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी। दैट्स व्हाई मैं चश्मा नहीं खोलती थी, क्योंकि मेरे को बच्चा बहुत पसंद है। अभी भी मेरे हाथ में, मेरे गोद में कोई बच्चा आ गया ना तो पूरा दिन भर भी रह सकता है जी। इसीलिए मेरे को बच्चा बहुत पसंद था और मैं बच्चे को अपने दूर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने चश्मा कभी नहीं छोड़ा जी। तो मार्केट जाओ चश्मा पहनो, घर में आओ चश्मा पहनो, घर में कोई चाय पीने के लिए गेस्ट आ रहे हैं चश्मा पहनो, इधर उधर जाओ चश्मा पहनो। चश्मा पहन कर इधर कान दुखने लगा, यहाँ पर पूरा डार्क सर्कल होने लगा और ये सब चीज़ मेरे को पसंद नहीं था जी। लेकिन उसमें भी मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, पसंद तो नहीं था। मैं हमेशा इतना इरिटेट हो जाती थी कि यार चश्मा पहनना है, कुछ तो करना है, चश्मा पहनना है मुझे, ये सोच के इरिटेट हो जाती थी। बट ये सोचा नहीं था कि मैं करूँगी ऑपरेशन। जब इंडियन आइडल के बाद मैं एक प्रोग्राम में गई, एक घर में गई और मैं इस चीज़ से बहुत कनेक्ट हो गई कि घर में गई और 2 साल का बच्चा जी, 2 से 3 साल भी नहीं हुआ था, वो 2-2.5 साल के बच्चा, 2-2.5 साल का बच्चा मेरे गोद में आ गया। और उसने क्या बोला पता है? उसने पूछा कि दीदी आपका हाथ मेरा जैसा है, हाँ। आपका पैर मेरा जैसा है जी, आपका ये जो हेड है वो भी मेरा जैसा है और आपका फेस बिल्कुल मेरा जैसा है। सुनिए 3 साल का बच्चा पूछ रहा है। उसने मेरे को सबसे पहले एक रिक्वेस्ट किया जी कि चश्मा खोलो ना दीदी, चश्मा खोलो ना, एक बार चश्मा खोल के मुझे दिखाओ ना, आप चश्मा क्यों पहन रहे? मैंने चश्मा खोल दिया, बच्चा ने बहुत ढीठ किया मेरे को, तो मैंने चश्मा खोल दिया। तो वो पूछा कि आपका हाथ मेरा जैसा है, आपका पैर मेरा जैसा है, हेड मेरा जैसा है, आप मेरी जैसी, बिल्कुल मेरा तो फ्रेंड दोस्त जैसा लग रहा है, मेरी तरह हैं आप, बट आपका आइज़ क्यों मेरा जैसा, आपका आइज़ क्यों मेरा जैसा नहीं है? अबे आप मेरा जैसा ही आइज़ बना लो ना तो हम एक दूसरे एक हो जाएंगे। 2.5 साल का बच्चा ये बात बोला मेरे को, तो मैं उस बच्चे को क्या आंसर दूँ? यू नो एग्जैक्टली। सबसे इस दुनिया में अगर कोई इतना इनोसेंस होता है ना, या तो बच्चा होते हैं या तो बहुत ही ओल्ड अपने ग्रैंड माँ जैसा लोग होते हैं जी। तो उन लोगों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। बच्चा और 60 के ऊपर जो लोग होते हैं ना, 60 ईयर्स से ऊपर, उन लोगों से मैं इतना प्यार करती हूँ कि वो लोग तो एक गॉड समान जैसा होते हैं। करेक्ट। तो सच में बोलूँ, एक प्योर, एक सच्चा दिल बच्चा का होता है। 5 साल से नीचे, 7 साल से नीचे बच्चा जो होता है वो गढ़ समान होते हैं। और गढ़ के साथ हम कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं ना, कि कभी कभी हमको इधर उधर उलझाने की बात होती है ना, कि बच्चा उन्होंने सब्ज़ी नहीं खाया, हरी वाली सब्ज़ी नहीं खाया, ग्रीन वाला ये नहीं खाया, दैट्स वाई ये सब होता है, वो ना अब अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं इसीलिए ये सब कुछ होता है। दैट्स तुम ऐसा क्यों बोलने का बच्चों को? करेक्ट। तो मैंने सोचा, मेरे पास आंसर नहीं था और मैंने उस बच्चे को एक ही वर्ड में बोला कि बेटा, जब तुम 1-2 महीने बाद मिलोगे ना मुझसे, तो बिल्कुल मैं तुम्हारी तरह दिखूंगी और तुम और मैं एक हो जाएंगे, ठीक है? तो वो बहुत खुश हो गया बच्चा। और मैं वो दिन जब मैं घर गई, रात भर नींद नहीं आया। बच्चे को तो बोला है मैंने, और ये करना ज़रूरी। किसी ने आज तक ऐसा नहीं पूछा था मेरे को। कितने सारे बच्चा हाथ में आ गया, किसी ने नहीं बोला कि चश्मा खोल के दिखाओ, किसी ने नहीं बोला कि आपका आइज़ क्यों ऐसा है जी। उसके आंसर ऐसा नहीं था मेरे को, क्योंकि वो नहीं समझता है ना, छोटा बच्चा ब्लाइंड, वो नहीं समझेगा कि ब्लाइंड क्या है, वो नहीं समझेगा कि इसको आँख नहीं दिखता है। कितना भी आप समझाने की कोशिश करो, वो नहीं समझेंगे। इसीलिए मैंने रात भर सोचे और उससे दूसरे दिन के बाद मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि सर मेरे को नॉर्मल लोग जैसा आइज़ चाहिए।
जी। दोनों आईज़ ऐसा होना है कि मैं चश्मा बिल्कुल अवॉइड करना चाहती हूँ और मैं चश्मा को हटाना चाहती हूँ और मेरे को चश्मा के बिना इधर उधर घूमना है, सब कुछ करना है। सो मेरे को नॉर्मल आईज चाहिए, तो नॉर्मल वाला आईज चाहिए। सो सर ने सजेस्ट किया कि चलो तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप रेडी हैं? बहुत ये थोड़ा बिग सर्जरी होता है, तो ये बहुत बिग सर्जरी हो गया मेरा। तो उसके बाद थोड़ा कष्ट मेरे को सहन करना पड़ा, लेकिन मैं सक्सेस हो गई। वो भगवान की कृपा था, भगवान की कृपा थी एक जी। और आशीर्वाद था, सबका प्रेयर्स था। तो आपने ये क्या ऑपरेशन कराया एग्जैक्टली और इससे क्या फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा तो अभी चश्मा नहीं पहनना है, बट ये बात पक्का है कि मुझे दिखता नहीं है। जैसे पहले था वैसा ही है, अभी चश्मा के ज़रूरी नहीं है। और ऐसे मैं अपना लुक्स थोड़ा चेंज हो गया जी, और मैं कंफर्टेबल भी हूँ इसमें। तो ये प्रोस्थेटिक आई है ये दोनों ही? हाँ जी। सो आपने कभी जो आई ट्रांसप्लांट होता है जी, वो कभी करने की नहीं सोची? नहीं, उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने बचपन से ही मुझे दिखने का कभी शौक़ नहीं है। हर आदमी का एक हर लोगों के सामने एक संरचना होता है, एक जो क्या बोलते हैं उसको, एक चित्रण, एक पिक्चराइज हम जो करते हैं ना, विजुअलाइजेशन होता है, विजुअलाइजेशन जो होता है, तो उसके ऊपर रहना मेरे को बहुत पसंद है। मैं ऐसे ही, मेरे को क्या लगता है आई ट्रांसप्लांट ये सब लोगों ने पूछा है मेरे को इतना सारा कि मैं आपका एक आईज देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे क्या लगता है दिखना बड़ी बात नहीं है, दोनों आँखों से दिखना बड़ी बात नहीं है, उसको फील करना बहुत बड़ी बात होता है जी। मैं क्या बोल रही हूँ आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। दिखने से कुछ नहीं होता, एग्जैक्टली। और होता है बहुत कुछ होता है, लेकिन दिखने से बहुत कुछ होता है, लेकिन दिखने से कुछ नहीं होता, उसको अनुभव करना बहुत बड़ी बात होता है। जब हम अनुभव करेंगे तो आप सब कुछ दिखाई देगा। आप दिख कर भी आप अगर उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे ना, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये तो पक्का है 100%। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे दिखना है। और फीलिंग्स तो हर एक, हम जानते हैं कि फीलिंग्स को हम हमेशा ही टॉप पे रखते हैं, और ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखना से शायद हो सकता है कि आपका जो आप सोच रख रही हैं, जिसके लिए जो महसूस कर रही हैं, वो शायद कम ना हो जाए, या फिर उसके ऊपर मेरे पास चीज़ है तो मुझे आँखों की क्या ज़रूरत है। अभी मेरे लिए जो मैं सोच रही हूँ, मेरे पास मेरा भगवान, मेरा ईश्वर है जी, गॉड है मेरे सामने हर पल जी, है ना, आगे पीछे इधर उधर सब जगह में जी। और जो ईश्वर दिया है, उसके बाद इतना सारा प्यार करने वाले इतना फैंस लोग हैं जी, और इतना सारा वेल विशर हैं जी, और म्यूज़िक है मेरे सामने, मेरे पास मेरा परिवार है, पूरा फैमिली है जी, सब लोग इतना सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो मुझे दिखने का क्या ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। इस पर है ना एक बहुत ही सुंदर गीत है, मेरी आवाज़ ही पहचान है। ये हम आपकी आवाज़ में सुन सकते हैं? नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। आपकी आवाज़ तो हमेशा सबको ही याद रहती है और रहेगी, क्योंकि आपकी आवाज़ में जो मिठास है और जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, वो उसकी बहुत लोग तारीफ़ करते हैं। तो थोड़ी सी टेक्निकल अभी सिंगिंग की बात कर लेते हैं।
आप का जो ऊंचे जो सुर होते हैं उसके बारे में लोग बहुत कमेंट करते हैं कि आप इतने ऊंचे सुर कैसे लगाती हैं और वो आपने कैसे अटेन किया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये जो अपना हाई पिच के बारे में पूछ रहे हैं आप। जी जी। हर इंसान का एक एक स्केल, एक एक पिच होता है, एक सुर होता है जी। और आप जैसे पूछ रहे हैं कि बहुत सारा कमेंट्स आया है और मेरे को भी बहुत सारा मैसेज आया है कि मेनुका जी ये हाई पिच कैसे डेवलप करना है हमको जी। और मैं आज यहीं पे बताती हूँ कि ये इसके ऊपर इसके इधर उधर नहीं जाना है जी। अपना जो ओरिजिनलिटी जो है ना उसके ऊपर मेहनत करना है। अभी मैं जो गाती हूँ ये तो मुझे भी पता नहीं है कि कैसे हो रहा है, ये मैं कैसे करती हूँ, ये इसके कुछ है ही नहीं। अपना जैसे कि किसी किसी का पिच हाई रहता है और कितना सारा मुझसे मिल के भी लोगों ने बोला है कि मेनुका जी मेरा लो है, लोअर है, मैं हाई नहीं गा सकती हूँ और बहुत प्रॉब्लम होता है और लोग बहुत बोलते हैं मेरे को कि हाई में नहीं जाता है, इसीलिए मेरे को बहुत ही तकलीफ़ मतलब सहन करना पड़ रहा है, बहुत सारे कुछ बातें सुनना पड़ रहा है जी। ये इसमें ध्यान नहीं देना है। किसी का लोअर बहुत अच्छा होता है, किसी का हाई पिच बहुत अच्छा होता है और हर लोगों का अपना अपना स्केल, अपना अपना पिच होता है, अपना अपना सुर होता है। अब जिससे कर रहे हैं आप लोग उसी में ही ध्यान देना चाहिए, उसको ही आप लोगों को मजबूत बनाना चाहिए जी। बेसिक से ही उसको आपको ठीक करना चाहिए। करेक्ट है। तो जहाँ तक मेरी सवाल हैं आप पूछ रहे हैं, ये मैं भजन गाती हूँ जी। और लाइव में भजन गाती हूँ, लाइव यूट्यूब में जो लाइव आता है उनके साथ साथ प्रशांति निलयम से जी। तो उनके साथ मैं फॉलो करती हूँ, तो वहाँ का भजन थोड़ा हाई पिच में गाते हैं, थोड़ा जेंट्स लोगों का थोड़ा हाई रहता है जी, सुर ऊंचा रहता है। करेक्ट। तो उनके साथ साथ फॉलो कर करके मेरे को आदत बन गया। एक और चीज़ जो है इंडियन आइडल के बाद, जो निकलने के बाद लोग ये सोचते हैं हमें काम जो है वो इंडस्ट्री में मिलेगा। तो इंडस्ट्री में आपने ऑलरेडी गा चुके हैं और ऑलरेडी आपके 1-2 मूवीज़ आ रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री को जो चाहिए क्या वो इंडियन आइडल जैसे शोज़ से, या आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि जो इंडस्ट्री को चाहिए वो उनको मिले? आप कैसा सिंगर चाहिए होता है एक इंडस्ट्री के अंदर? अभी इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा जनरा आप गा रहे हो, है ना, कौन सा गाना आप गा रहे हो। इंडस्ट्री में क्या चाहिए वो तो इंडस्ट्री, जैसे कि मूवी बनाया है वो मूवी के डायरेक्टर लोग बोलेंगे सिंगर्स को कि हमको ये चाहिए जी, है ना। जो कंपोजर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर जो होते हैं वो लोग बोलेंगे कि हमको इस टाइप का सिंगिंग चाहिए जी। तो उसके हिसाब से ही डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत जो इतने सारे रियलिटी शोज़ हो चुके हैं, कुछ सिंगर्स को जो है वो तुरंत काम मिल जाता है और उनको काम मिलते ही रहता है। जैसे मोहम्मद इरफान जो है उनको काफ़ी काम मिला जब से वो रियलिटी शो से निकले थे, एंड और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं। लेकिन कुछ है जो जीत भी जाते हैं लेकिन फिर भी उनको काम रिलेटिवली कम मिलता है। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न तो वही है कि क्या है ना कि रियलिटी शो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रियलिटी शो में कोई भी रियलिटी नहीं होता है जी, है ना जी। रियलिटी शो में एक मतलब वो शो एक तरीके से गाना गाने के लिए रियलिटी है, बाकी अपना लाइफ तो रियलिटी शो में रियलिटी नहीं होगी जी। और जब उसके बाद हम निकलते हैं तो उसके बाद ही रियलिटी शो के बाद अपना लाइफ स्टाइल शुरू होता है जी। और हमारा ये भी होता है कि हम कहीं कहीं ये भी होता है कि जब रियलिटी शो में इतना वायरल हो गया बाद में आउट हो गया है जी। कभी कभी हमारी सोच में भी डिपेंड करता होगा कि हम तो बहुत बड़े सिंगर बन गए, अभी पॉपुलैरिटी मिल गई जी, तो हम अपना मेहनत, अपना काम शायद करना कम किया जाए इसके चक्कर में ये सब कुछ हो गया होगा। या तो हम मेहनत करना ही छोड़ा और हमारे ऊपर गाने की इच्छा कम हो गया है। और वो जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है ये तो अपना लक ही है। करेक्ट है, क्योंकि मैं इतने सारे शोज़ होते हैं
एक तो शोज़ भी ज़्यादा काफ़ी सारे हैं, जैसे कि इंडियन आइडल है, सारेगामापा है, सुपरस्टार सिंगर है। उसके बाद ये हर साल के सीजन्स आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो कंटेस्टेंट है वो इसी उम्मीद से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि वो पॉपुलर हो जाएंगे और उसके बाद उनको गाना मिलेगा जी। और ऑलरेडी इतने सिंगर्स हैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में, तो जब इतने सारे सिंगर्स निकलते हैं बाहर तो उनको काम मिलने का चांसेस है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि जो एक पर्सन को काम मिल सकता है वो भी फिर सोचना पड़ता है, अरे ये आवाज़, तो फिर जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स है वो भी पिकी हो जाते हैं ना ऐसे कि हाँ ये आवाज़ के लिए यही, दूसरी आवाज़ के लिए दूसरा, तो जो नंबर ऑफ़ गाने मिलने के जो स्कोप होती है वो भी कम हो जाती है ना कुछ कुछ सिंगर्स को। हाँ, ये सोच के तो हमको नहीं आना है कि रियलिटी शो में जाके मेरे को बाद में पॉपुलैरिटी मिलेगी और पूरा इंडस्ट्री मेरे को संभालेगा, ये गलत है। अगर हम ये सोच के जाएंगे तो पूरा बाद में फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि रियलिटी शो से बाहर निकलने के बाद अगर नहीं मिला तो दिमाग ख़राब हो जाता है ना। करेक्ट। इसीलिए हमेशा हमको जाने से पहले ये सोचना है कि हमको गाना गाना है बस, और कुछ नहीं देखना है। मैं तो यही करके गई थी और यही हो रहा है मेरे साथ भी। जो ये रियलिटी शोज़ होते हैं, सिंगिंग शोज़, उसके बारे में बहुत लोग है ना ये कमेंट करते हैं कि ये ना थोड़ा सा उनको फेक नज़र आता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो कंटेस्टेंट्स ऐसा फ्यूजन करके क्लासिकल को डिवोशनल को या तो किसी को मिक्स करके गाते हैं और बीच में मुर्कियाँ ले लेते हैं, और ये तो ताकि उसको प्रेजेंट बहुत ही रॉक वे में करते हैं और फिर वो जजेस की वाहवाही लेते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छा गा रहे हैं तो उसकी भी बहुत ज़्यादा सराहा नहीं जाता उसको। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके का गाना है उस तरीके से गाना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि बीच बीच में गाने में मुर्कियाँ आ जाता है जी, तो मैंने ऐसे सिंगर्स देखा है, सच में बात करूं तो प्रशांति निलयम की बात करूं, वहाँ पे ऐसे सिंगर्स हैं, ऐसे वाले सिंगर्स हैं कि एक लोग जो है, कोई भी सिंगर्स हैं, वो लोग कर्नाटिक क्लासिकल भी गाते हैं, राग भी गाते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल भी गाते हैं, कर्नाटिक भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, और इंग्लिश गाने, इंग्लिश सॉन्ग्स, वेस्टर्न भी गाते हैं जी। और खासियत क्या है कि जो गाते हैं ना उसमें घुस जाते हैं जी। और मैंने भी यही सीखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर राग गा रहे हैं तो राग जैसा ही गाना चाहिए जी। अगर हम भजन गा रहे हैं तो भजन को भजन जैसा ही गाना चाहिए जी। गज़ल गा रहे हैं तो हमको गज़ल को गज़ल जैसा ही गाना चाहिए। ऑफ कोर्स हम अपने कलाकारिता ज़रूर दिखाना है, बट किस चीज़ में अपना कलाकारिता दिखाना है, कलाकारी दिखाना है, वो हमको सोचना पड़ेगा। अगर हम कोई भी गाने में पूरा एकदम मुर्कियाँ, हरकतें, ये सब ले लिया ना, मुझे क्या लगता है कि वो गाना का जो फील होता है वो चला जाएगा। करेक्ट। वो लिरिक्स क्या बोल रहा है और हम कैसे गा रहे हैं जी। अगर हम कोई सिंपल लिरिक्स को, कोई किसी को भजन को ठुमरी बना दिया जी, कोई नॉर्मल गाना सॉन्ग्स, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स को हम, फिल्म सॉन्ग को हम गज़ल बना दिया जी, है ना, पूरा कोई गाना तो हम पूरा राग का पूरा क्लासिकल ढंग अपने गले में उतार दिया जी, और अपना कलाकारी दिखाने की कोशिश किया जी, तो वो गाना का पूरा फील मर जाता है, फील नहीं आता है उस गाने में। करेक्ट बात। कितने बार मैं सुनती हूँ और हमको सबको लगता है किसी ने थोड़ा सा गला घुमाया, कलाकारी अपनी दिखाने की कोशिश की, दिखाया वहाँ पे, वो तो अपना अपना डिवोशन है, लेकिन अपना अपना सोच है, लेकिन उसका ब्यूटी चला जाएगा। करेक्ट है ना जी। लिरिक्स क्या बोल रहा है और उस मूवी में कैसे पिक्चराइज किया है, विजुअलाइजेशन कैसा हो रहा है उसको, हम अंदर कैसे सोच रहे हैं। गला तो घूमता है लेकिन ब्यूटी नहीं घूमेगा जी। गला घुमाना बहुत अच्छी बात है और इस चीज़ में घुमाना है कि किस चीज़ गा रहे हैं उसमें घुमाना है, जितनी ज़रूरत है गला घुमाना है या ब्यूटी घुमाना है ये हमको सोचना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन जैसे आपने ओ पालनहारे का बात किया, उसके साथ आपके ऑडिशन में आपने एक और गाना गाया था मोहे रंग दो लाल। उसमें भी मैंने वही नोटिस किया कि आप जहाँ ज़रूरत है वहीं मुर्कियाँ डाल रही हैं, जहाँ पे स्ट्रेच चाहिए टोन को, किसी नोट को आपको खींचना है वो उसी को खींच रही है, अननेसरी किसी को भी आप खींचती नहीं हैं। तो वो चीज़ जो आप कह रही हैं, वो जो ट्रू म्यूज़िक फैंस है या जो ट्रू म्यूज़िक सुनते हैं उनको तो वो चीज़ समझ में आ जाती है कि क्या चीज़ रियल है, क्या चीज़ ज़बरदस्ती डाली जा रही है, क्या चीज़ सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए की जा रही है। तो मोहे रंग दो लाल अगर आप सुना दें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। देखो देखो तुझको मैं होके निहाल, छूलो कोरा मोरा कांच सतन, नैन भर क्या रहनिहार, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। बहुत ही खूब। ये जैसे मैंने आपको कहा पहले ही, मैं ओ पालनहारे जब चलता है ऑडिशन में तब मोहे रंग दो लाल भी उसके साथ होता है, तो ये मैं काफ़ी बार रिपीट पे देख चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे अभी सवाल आ रहा है कि आप जो जिस जगह पे मुर्कियाँ लगाती हैं, जिस नोट को स्ट्रेच करती हैं, वो आप कैसे डिसाइड करती हैं? आप ओरिजिनल गाने को ही रेप्लिकेट करने का ट्राई करते हैं या फिर अपने हिसाब से उसको फिर कि नहीं इसको खींचूंगी तो सुर को तो और अच्छा लगेगा? ऐसा नहीं होता है, पहले प्लान करके मैं नहीं गाती हूँ, थोड़ा ज़रूर प्रैक्टिस करती हूँ। ओरिजिनल सॉन्ग पे बहुत बार प्रैक्टिस करती हूँ जी, तो उसके बाद जो आता है आएगा, जो आता है आने देती हूँ। और ये नहीं है जैसे आप पूछ रहे थे, लेकिन ज़रूर हम एक म्यूजिशियन होके ये बिल्कुल समझना है, भजन को भजन जैसा ही गाना है, फील के साथ जी। फिल्मी सॉन्ग को उसके साथ ही गाना है, फील के साथ। क्लासिकल को क्लासिकल के हिसाब से ही गाना है, फील के साथ। तो ही गाने में ब्यूटी आएगा, करेक्ट है, तो ही गाने में एक रंग भर जाएगा। अगर हम कोई भी क्या होता है ना कि आपको, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ जी, येलो कलर, येलो को येलो ही दिखना चाहिए जी, रेड को रेड ही दिखना चाहिए, तो आपको रंग समझ में आएगा ना क्या रंग है। करेक्ट। अगर आप ठीक है, आप सोच रहे हैं कि मुझे येलो दिखना है, तो येलो के सामने रेड लाके आपने मिक्स कर दिया, तो रंग कहाँ से पहचानेंगे आप वो रंग? अगर आप येलो कलर में सोच रहे हैं कि मेरे को येलो दिखना है, बट उसमें रेड कलर आप मिक्स कर देंगे, तो आपको कैसे दिखेगा येलो कलर का रंग जी? येलो कलर का उसके अंदर का जो ढंग है, इमोशन है, असली जो उसका भाव है, वो निकल के नहीं आता। येलो होना चाहिए, वाइट होना चाहिए जी, है ना? ऐसा ही है म्यूजिक। यही है कि जो कोर इमोशन है, जो कोर टेम्पो है, वो बरकरार रखनी चाहिए, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए किसी को नहीं। जो करते हैं उनके हिसाब से गुड है, जिसको अच्छा लगता है थोड़ा मिसमैच ये करना भी है, लेकिन कितना करना है ये थोड़ा हमको सोच समझ के करना पड़ेगा। तो आपने जब ये अभी टॉपिक निकाला कि हर एक इमोशन का जो होता है वो गाना उस तरह से गाना चाहिए, तो आप हर एक जो जॉनर का, जैसे अभी तक तो हम लोग थोड़े से इंटेंस और जो है या तो भजन गा रहे थे, तो ऐसा कोई गाना जैसे फॉर एग्जांपल कोई रोमांटिक गाना है, तो उसकी तरह आप क्या तैयारी करती हैं उसके लिए? आप अपना मूड में वो चेंजेस लाती हैं या फिर आपकी आवाज़ में वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाता है? ये तो नहीं, मैं जो गाना एक बार सुनती हूँ और उसका टोटल समझने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से इसको प्ले किया है, किस तरीके से इसको सजाया है जी। एक जो कंपोज़र होता है कहीं जो उससे भी ज़्यादा अच्छा दूसरे लोग गा देते हैं। करेक्ट। ये भगवान ने दिया हुआ एक बहुत ही बड़ा ब्लेस है
है ना। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो गाना एक बार सुनती हूँ, एक दो बार गाना सुनती हूँ, उसको प्रैक्टिस करती हूँ, जो गाना ओरिजिनल जैसा है वैसा प्रैक्टिस करती हूँ, तो उसके बाद अपने हिसाब से गाना गाती हूँ। हाँ, एक गाना, जब रोमांटिक गाने की बात करते हैं, एक गाना है पुराना, नैनों में बदरा छाए। सो क्या वो हम आपकी आवाज़ में सुन सकते हैं? नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले, नैनों में बदरा छाए। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि मतलब जो ये लता जी ने गाया है गाना, और बहुत ही खूबसूरत, जब मैं ओरिजिनल भी सुनता हूँ तो भी वही भाव जो है, भाव वही निकल के आता है। सो मैं अब बात को समझ रहा हूँ कि आप जो कहना चाह रही कि अल्टीमेटली जो उसका इमोशन है वो चीज़ एकदम ही सही तरह से ट्रांसलेट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप कह रहे हो, वो आपका पूरा जो दिनचर्या होता है, डेली एक्टिविटीज़ हैं, वो आप कैसे करती हैं? वो तो मैं रियाज़ करती हूँ, अपना जो प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करती हूँ। ज़्यादातर मेरा टाइम म्यूज़िक में ही जाता है, सुनती हूँ जी। अपना म्यूज़िक क्लासेस रहता है, उस क्लास को अटेम्प्ट करती हूँ। फिर मैं बुक पढ़ती हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल बुक बहुत पढ़ती हूँ जी। और बुक पढ़ने के साथ साथ जो होता है अपना वही है रियाज़, और प्रोग्राम में जाना है तो जाती हूँ, रिकॉर्डिंग होता है तो वहाँ जाती हूँ, मीटिंग होता है, बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह होता है। जी जी। तो ये अभी पूरा लाइफ म्यूज़िक में ही चल रहा है। जी, जैसे आपने कहा बुक पढ़ते हैं, और आपने थोड़ी देर पहले शूट से पहले ये भी कहा था आपने हमारा वीडियो देखा, सो आप वो जो कंज्यूम कैसे करते हैं ये? हाँ, ये बहुत ही सबका एक क्यूरियोसिटी जैसा ही बन गया है जी। और जो भी मैं सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ तो कितना सारा मैसेज आता है कि आर यू मेनू का, कि आप खुद ही आपका ये सब सोशल मीडिया हैंडल कर रही हैं। Correct. और मैं ये क्लियर कर दूं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को जी। वो मेरा अपना इंस्टा आईडी, फेसबुक पेज जो भी है वो मैं खुद यूज़ करती हूँ, खुद उसको हैंडल करती हूँ। और वो मेरा ही आईडी है, जो इंस्टाग्राम में ऑफिशियल आईडी है, जो मेरा ही आईडी है। और मैं सबका कमेंट्स भी देखती हूँ, सबका कमेंट्स को सोचती हूँ कि क्या लिखा है और उसमें क्या करना है। सबका एक सजेशन है वो भी मैं लेती हूँ, हर रोज़ मैं देखती हूँ। और यूट्यूब में मेरा कोई भी नया नया गाना आ रहा है उसके अंदर जाके भी मैं कमेंट्स देखती हूँ, मैसेजेस देखती हूँ, क्या बोल रहे हैं अपने फैंस, क्या चाह रहे हैं मुझसे, वो सब कुछ मुझे पता चलता है जी। और जहाँ तक बुक पढ़ने की सवाल है, ये बुक मैं पढ़ लेती हूँ। जो आप लोग नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं वो मैं पढ़ती हूँ, मोबाइल के थ्रू ही बुक पढ़ती हूँ, मोबाइल से ही। जी जी। और सब कुछ पता चलता है, सब कुछ पता चलता है मुझे। जी जी जी। सब होता है, जैसे कि बुक पढ़ना होता है, करेंसी पहचानना है, कलर पहचानना है, और शॉर्टकट में लिखा हुआ है। और कोई प्रोडक्ट आपने मेरे को हाथ में लाकर दे दिया तो ये क्या है, कैसे पहचानना है, तो सब कुछ मुझे पता चलता है। आई थिंक बहुत लोगों की ये क्यूरियोसिटी होगी भी कि आप ये कैसे करती हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से उसके ऊपर आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, ये तो अभी थोड़ा समझाना मुश्किल है, लेकिन ये सब कुछ मेरा मोबाइल से ही हो जाता है। अच्छा, ओके। ये इतना स्पेसिफिक मोबाइल कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आप लोग जो नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते हैं मैं वही फ़ोन यूज़ करती हूँ। जो आप लोग जो नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो आप लोग यूज़ करते हैं वो भी मैं करती हूँ। कि कोई लोग मेरे को सवाल करते हैं कि मेनुका जी आपका पर्सनल ऐसा कोई ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया हुआ मोबाइल है क्या, कंप्यूटर है क्या, लैपटॉप है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो आप लोगों का है वही मैं यूज़ करती हूँ। आपका न्यू फ़ोन लाके मेरे को हाथ में जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो जिसका आप ओल्ड फ़ोन है, न्यू फ़ोन है, कोई भी है, मेरे को हाथ में लाकर अगर दे देंगे तो मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे को एक ब्लाइंड लेडी के पेरेंट्स ने फ़ोन किया जी। और उन्होंने
बोला कि सिस्टर हमने आपका ऑडिशन देखा और आपने तो वहाँ पर बोला था कि आप कुकिंग भी करती हैं, ट्रैवलिंग भी करती हैं, सब कुछ मोबाइल ये सब कुछ हैंडल कर रही हैं, ये कैसे करना है जी। ये बात सुनकर मैं थोड़ा इमोशनल हो गई और मैंने उनको पूछा क्यों, आपकी बेटी को आप क्यों नहीं करवा रही हैं ये सब कुछ। तो उसने बोला कि दिखता नहीं है, मुश्किल है ना, अकेले बाहर जाना मुश्किल है। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं ब्लाइंड हूँ और ये सच बात यही है कि मैं उसके बाद मैंने फ़ोन रखा तो मैं थोड़ा सा एक ऐसे आंख बंद करके मैंने सोचने लगी कि ब्लाइंड लोगों का लाइफ कैसा होता है, एक्चुअल लाइफ। अगर आप आंख बंद करके इधर उधर चलने को कोशिश कीजिए, आंख बंद करके अपना डेली एक्टिविटीज़ जो है वो करने को कोशिश कीजिए, आंख बंद करके आप रोज़ जहाँ जाते हैं वहीं जाने को कोशिश कीजिए, किचन से बेड में, बेड से किचन से। आंख बंद करके आप मोबाइल फ़ोन या कोई भी चीज़ आप करने को ट्राई कीजिए, आंख बंद करके आप दिया जलाने को कोशिश कीजिए। अगर मैं बोलूँ ना ये सब कुछ, अगर ये सोचना भी बहुत मुश्किल है तो मेरे को खुद को, मैं ऐसे आंख बंद करके ही सोच रही थी अरे यार बहुत ही डिफ़िकल्ट है लाइफ, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ब्लाइंड लोगों का लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट है जी। लेकिन हमको खुद को करना है क्योंकि मेरे पास जो है मैं वही बता रही हूँ कि हमारे परिवार कैसा है उसमें डिपेंड करता है। अगर आप आपके बच्चे को, आपका जो बच्चा है उसको आप इनकरेज नहीं करेंगे इधर उधर करने, ये करो वो करो, तुम्हारे साथ हम हैं, ये सबसे पहली बात अपनी परिवार होती है, एक फैमिली होती है जिसको हमेशा उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए, तुम करो, मैं हूँ पीछे। अगर तुम्हारा हाथ, अगर तुम एक दिया जलाने के लिए डर रही हो ना, उसको हाथ में लग जाएगा, लगने दो, बट लेकिन तुम जलाओ दिया। आज एक दिन जलेगा हाथ, दूसरे दिन जलेगा, तीसरे दिन से नहीं जलेगा, ये पक्का है। और हमको खुद को, हमारे साथ हमारा ईश्वर है, मेरे साथ तो मेरे साईं बाबा हैं साथ में वो सब कुछ करवाते हैं मुझसे। कभी कभी मैं अटक गई तो भी बोलते कि चलो, तो फिर चलना है जी। तो मेरी तो फैमिली ऐसी थी कि मेरे परिवार जो है, मेरे मम डैड, मेरे फैमिली में मामा, ये सब लोग क्या है कि जो भी है, जो नॉर्मल लोग करते हैं वो लोग मेरे को करने को बोलते हैं, करो, अगर कुछ हो गया तो हम हैं पीछे। एक दिन गिर जाओगी, दूसरे दिन गिरोगी, तीसरे दिन गिरोगी, फोर्थ डे से नहीं गिरोगी, ये हम पक्का है। और अपने जो बच्चा के ऊपर पूरा ट्रस्ट और एकदम बिलीव होना चाहिए। भरोसा और विश्वास बहुत बड़ी बात है और ये करना बहुत ज़रूरी है। और हमको भी, मैं करूँगी, हमको नहीं सोचना है हम ब्लाइंड हैं जी। कैसे ब्लाइंड है? जो दूसरे लोग कर रहे हैं वही है ना, कपड़े में आयरन करते हैं, वही है ना। सब सवाल यही आता है, अरे आयरन कैसे करते, हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, कैसे जलेगा? तो खाना बनाने के लिए वो इधर उधर करने में हाथ जल जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम, ये सब ना मन की डर है, मन की डर है और भ्रम है सब, ये इस उलझन में नहीं पड़ना है। अगर वो लोग कर रहे हैं तो हम भी तो करेंगे जी। वो भी तो आंख बंद करके तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो पक्का है ना। तो हमको भी सोचना है, अगर वो आंख बंद करके कुछ नहीं कर पाएंगे, हम आंख बंद करके सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप आए भी थे तब, आप जिस तरह से आए यहाँ पे बैठे और जिस तरह से आप फ़ोन यूज़ कर रहे थे, उस तरह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये आप मुश्किल से यूज़ कर रहे हैं या मुश्किल से कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। तो आपको लगता है ये सब चीज़ जो आपने कही, वो कह के हर एक जन जो नहीं देख सकता है वो ये सब सेम चीज़ कर सकता है? ये क्या है कि मैं बताऊं, ये सब कुछ करना जो नॉर्मल लोग करते हैं वो करना हमारे लिए एक थोड़ा सा, अगर मैं सोचूं कि हमारे लाइफ अंधकार है, डार्क है पूरा, ये सोचा तो मुश्किल है। नहीं, जो नॉर्मल लोग करते हैं सब लोग हम कर पाएंगे, ऐसे सोचा तो चुटकी की बात है। अपने डेली लाइफ चुटकी में ये सब कुछ हो जाएगा। हमको हिम्मत करनी है, अपने आप को भरोसा करना है, भरोसा रखना है, भ्रम नहीं पैदा होना नहीं देना है, भ्रम कि ये अगर किया तो ऐसा हो जाएगा। डर नहीं है, डरना नहीं है किसी चीज़ों से, करंट से नहीं डरना है। करेक्ट है हाँ। यानी कि बेसिकली आपको अपना पॉजिटिविटी रखना है
और मन की सोच को आपको बिलीव करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इस दुनिया में बिलीव बहुत बड़ी चीज़ है ना, है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब हमेशा कुछ हो गया, सर दर्द हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं जी, जाते हैं ना जी, मेडिसिन लेते हैं जी, लेते हैं ना जी। अगर आपको उसमें पूरा विश्वास है ना, अगर ये मेडिसिन मैंने इस्तेमाल किया तो मेरा ये कोल्ड सर दर्द हट जाएगा जी, पक्का है ना ये बात? यस। हमारी डेली लाइफ भी ऐसा ही है, बिल्कुल। अगर बिलीव है तो सब कुछ है ना, कि हमको सोचना है मैं खाना बनाऊंगी तो बनाऊंगी, बिल्कुल अच्छा बनाऊंगी। ये मेडिसिन जैसा है, जितना मेडिसिन के ऊपर हम बिलीव करेंगे उतना ही अपने आप के ऊपर भी इतना बिलीव करना चाहिए, और भगवान से प्रे करना चाहिए कि भगवान मैं ऐसा कर रही हूँ, आप मेरे साथ रहो, छोड़ो मत। तो हमारे ईश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। मैं तो मेरी तो बात ही यही होता है, और कुछ साईराम क्या हो गया ये तो हो जाता है सब कुछ अपने आप को। जैसे जितना हम मेडिसिन में बिलीव करते हैं उससे भी पावरफुल अपने मन की विश्वास है जी, ये तो पक्का है। ये भी बहुत बढ़िया बात कही आपने। आई थिंक जो लोग ज़रूरतमंद हैं या जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल बात है। आँखों की डिसेबिलिटी आई थिंक ऐसा समझ में आता है कि काफ़ी बड़ी डिसेबिलिटी है, कि जो देख नहीं सकते तो हम ऐसा महसूस भी नहीं कर सकते हम वो कर सकते हैं, कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे टाइप की डिसेबिलिटीज़ और भी होती हैं जिससे लोग निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो कोई भी किसी के सामने मुझे लगता है डिसेबल नहीं होता है, उसके ऊपर डिसेबल की सवाल नहीं आता, बिकॉज हाँ ये कॉमन क्वेश्चन है, आपने सही क्वेश्चन ले लिया है। और मैं एक बात आपको बोलती हूँ और सब ऑडियंस को भी क्लियर करवा दूँ कि ब्लाइंड लोग डिसेबल नहीं है, और जिसका हाथ पैर नहीं है वो डिसेबल नहीं है, है ना। जिसको कान कम सुनता है वो डिसेबल नहीं है, जिसका पैर नहीं चलता है वो डिसेबल नहीं है। डिसेबल कौन है पता है? डिसेबल कौन है, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देती हूँ, एकदम सिंपल जो सब लोग समझ जाएंगे। डिसेबल कौन है? हमारे सामने एक तरफ पायलट बैठे हैं, एक तरफ डॉक्टर्स बैठे हैं। हमारे सामने एक तरफ पायलट बैठे हैं, एक तरफ डॉक्टर बैठे हैं जी। और पायलट का काम क्या होता है? प्लेन चलाना। प्लेन चलाना। डॉक्टर का काम क्या होता है? मरीजों को ठीक करना। मरीजों को ठीक करना। अब अगर पायलट मरीजों को ठीक नहीं कर सकते हैं, पायलट क्या हो गया डॉक्टर के सामने? डिसेबल। और डॉक्टर पायलट की तरह प्लेन नहीं उड़ा सकते हैं, तो डॉक्टर पायलट के सामने क्या हो गया? डिसेबल हो गया। इसीलिए कोई भी किसी के सामने डिसेबल नहीं है, और किसी का हाथ पैर नहीं है, किसी का आँख नहीं दिखता है, किसी का कान नहीं सुन, उनको फील नहीं करना है कि हम डिसेबल हैं। खुद को मैंने बोला हुआ सुना है, अगर है तो सब लोग एबल हैं, अगर नहीं है तो सब लोग डिसेबल ही हैं, अगर है तो सब लोग डिसेबल हैं। डिसेबल बोलना है तो सबके सामने डिसेबल है। मानो तो सब कुछ, न मानो तो कुछ नहीं, ये इस वर्ड से बहुत ही रिलेट करता है जी। कोई भी इस दुनिया में हमको नहीं सोचना है कि हम डिसेबल हैं। किसने बोला हम डिसेबल हैं, है ना? नहीं है। तो एक अपना अपना ढंग होता है, अपना अपना स्ट्रक्चर होता है कि उसका शरीर कैसा है, उसका शरीर का ढंग कैसा है, उसका हेल्थ किस तरीके से बनाया है भगवान ने। ये सब भगवान की सृष्टि है जी। इसीलिए हमारे ऊपर जो भी बात है मन की विश्वास, ये बहुत बड़ी बात है। डिसेबल सब लोग सबके सामने डिसेबल है। किसी का माइंड ज़्यादा चलता है, किसी का माइंड कम चलता है, तो वो दोनों में तो डिसेबल ही हो गया ना एक दूसरे के सामने। किसी के ऊपर एक टैलेंट है, किसी के ऊपर दूसरा टैलेंट है। ये एग्जाम्पल भले सुनने में सिंपल लगे, लेकिन बहुत गहरी बात है इसके अंदर सच में। क्योंकि सिंपल एग्जाम्पल से ही समझाना समझाएंगे तो लोग समझ पाएंगे। जी जी जी। तो मेनुका जी, जाने से पहले 2-3 मेरी रिक्वेस्ट हो आप लीजिएगा। एक जो गाना है वो मेरा बहुत फेवरेट है, जो है वो चुपके से लग जा गले। और एक मेरी मॉम का बहुत फेवरेट गाना है जो मैंने आपके
इंस्टा में देखा था, चिट्ठी ना कोई संदेश, ये 2 गाने मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है। चुपके से रात की चादर तले चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले जले कतरा कतरा गले कतरा कतरा, रात भी ना हिले आधी आधी, रात भी ना हिले आधी आधी, चुपके से रात की चादर तले। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट थी, लेकिन अगर आपका कोई फेवरेट गाना जो आज आप हमारे सामने या ऑडियंस के लिए गाना चाहेंगी? साई भजन गाती हूँ एक लास्ट में। जी जी ज़रूर। महादेवा महेश्वरा साई नारायणा नटनागरा दुख भंजना साई नारायणा। महादेवा महेश्वरा साई नारायणा। बहुत ही खूब। जितना आपको सुनते हैं उतना ऐसा लगता है कि और सुनते रहें। ये गाना एकदम स्पेशल, ये भजन बहुत पॉपुलर हुआ है जी, आइडल से पहले भी और आइडल के बाद भी। और थैंक यू सो मच सत्य साई मीडिया सेंटर के लिए, जिसने मुझे इतना एक राइट वे दिखाया जी। और ये सब कुछ अभी मिल रहा है मुझे। और हमेशा मेरे साथ में सत्य साई मीडिया सेंटर हैं, तो मेरी म्यूज़िकल जर्नी में सत्य साई मीडिया सेंटर का बहुत बड़ा हाथ है जी। सब लोगों ने इतना प्यार किया है। सो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच गॉड जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो थैंक यू। जाने से पहले अभी आपके आगे के क्या प्रोग्राम है, कुछ हम ऑडियंस को बताना चाहेंगे आप? जी, प्रोग्राम चल रहा है अभी, अपना कुछ भजन का प्रोग्राम है और टूर भी है हमारा, वर्ल्ड टूर भी है बाकी। और वो तो कुछ बात बाद में पता चलेगा। जी जी। और बहुत ही स्पेशल बात होने वाला है, स्पेशल चीज़ बाहर सामने आने वाला है। और ये हमेशा मैं ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने फैंस को, वेल विशर को हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमेशा मेरे साथ रहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरी जर्नी में बहुत अच्छा रहेगा और मुझे भी हौसला बढ़ता जाएगा कि मेरे साथ आप लोग हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया जिसने आज तक रियलिटी शो में देखकर इतना पसंद किया है, इतना वोट किया, इतना सपोर्ट किया। आज भी फॉलोअर्स इतने ही बढ़ रहे हैं। मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। आप सीधा इंस्टाग्राम में जाके मेनुका पौडेल ऑफिशियल अगर सर्च करेंगे तो मेरी आईडी आपको मिलेगी और वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और जो भी मैं अपना आने वाला जो अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है उसमें मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम के थ्रू अपलोड करती जाऊँगी और आपको सब कुछ मिलेगा। मेनुका पौडेल एक ओपन बुक्स है, आप लोगों को सब कुछ पढ़ने को मिलेगा वहाँ पर। सो थैंक यू सो मच आप सबको, और आपको
आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस इंटरव्यू के थ्रू अपना बहुत सारा बात शेयर करने को और मेरे स्पेशल वेल विशर का हर क्यूरियोसिटी को एंड करने के लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और सबके सामने एक बार फिर से मेरी ये पब्लिक इंटरव्यू है और मुंबई में फर्स्ट टाइम हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेनुका जी फॉर कमिंग। थैंक यू।